नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी की ताजा खबर और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वां संस्थापक सप्ताह समारोह और शोभा यात्रा की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत जनरल बिपिन रावत यहां पर मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह आज 4 दिसंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन यहां पर किया है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस भारत जनरल बिपिन रावत यहां पर मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह आज से शुरू होकर 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। कृषि कानून को लेकर लगातार किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। सरकार के साथ किसानों की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजनाथ सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नए बिल पारित करने के बाद किसानों का आंदोलन अब तेजी से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, तो कहीं न कहीं अब किसानों का आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनता चला जा रहा है। आज इसी क्रम में जौनपुर किसान यूनियन के अध्यक्ष राजनाथ सिंह हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं क्या उनकी मांगे हैं, किस तरीके से नए बिल को देखते हैं। हम बात करते हैं सीधे, क्या मांगे हैं सर आपकी? सर, हमारा ये मांग है किसान विरोधी तीनों कृषि बिल तत्काल वापस लिया जाए। सर, हमारा ये मांग है स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर सर हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। सर, हमारे किसान भाइयों पर पराली के नाम पर जो फर्जी मुकदमा किया जा रहा है सर, ऐसे अध्यादेश को वापस लिया जाए। सर, दिल्ली में शांतिपूर्वक धरना दे रहे हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो लाठीचार्ज और उत्पीड़न किया जा रहा है सर, उस पर रोक लगाई जाए। सर, हमारा मांग है कि धरना दे रहे हमारे जो 4 किसान शहीद हो गए हैं, अजमा किसान भाइयों के परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा देते हुए उनके एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही सर मेरा ये मांग है सर किसानों पर जितने फर्जी मुकदमा किए गए हैं सर वापस लिया जाए और बिना शर्त उनको जेल से रिहा किया जाए। इन सारी मांगों को लेकर आज मैं आपके बीच में आपके मीडिया के माध्यम से मैं एडीएम मणियाओं को ज्ञापन देने आया हूँ। सर, किस तरीके से देखते हैं अपने बिल को, जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, कैसे देखते हैं आप? सर, इसको मैं इस बिल को किसान विरोधी बिल के संबंध में जानता हूं, क्योंकि अगर यह बिल वापस नहीं होगा तो हमारे देश का मंडी भी, किसान मंडी जो चलाए जा रहे हैं हमारे व्यापारियों द्वारा, वो भी समाप्त हो जाएगा। सर, इससे देश को, हमारे किसान भाइयों को बहुत खतरा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से कांग्रेस चाहे बीजेपी जब सत्ता में रहते हैं तो इस पर बात नहीं करते हैं, जब विपक्ष में आ जाते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की जाती है। हमको सर इस बारे में दुख के साथ कहना पड़ रहा है। 20 जून 2013 को जो आज वर्तमान समय में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, जब मैं जंतर मंतर पर वहाँ घेराव किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर के, तो उस समय हमारे बीच में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री स्वयं पधारे थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा, जब मेरी सरकार दिल्ली में बनेगी, तो मैं सर्वप्रथम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूँगा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सत्ता बैठने के बाद उनको किसानों को बात करने की फुर्सत नहीं मिल रहा है। आज उनको किसानों के किसान विरोधी बिल के बारे में चर्चा करने का समय नहीं मिल पा रहा है। ये दोहरी नीति जो भाजपा का चल रहा है, आज मैं उसको उजागर करने के
उजागर करने के लिए आपके बीच में पधारा हूँ। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष किसान यूनियन राजनाथ सिंह। इनका साफ कहना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जब सत्ता में रहते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बात नहीं किया जाता, जब सत्ता में नहीं रहते हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में बात की जाती है। जौनपुर से राहुल यादव, लोकमंच। इसी बीच बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टरों और स्थानीय पुलिस की यहां पर मिलीभगत से ये पेड़ काटे जा रहे हैं। देउरवा घाट के पास बिना परमिट के आम के यहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पेड़ काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जानकारी के बाद भी अधिकारी इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यूपी के बांदा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरांदा में रोडवेज बस और सवारी से भरी ऑटो में भीषण भिड़ंत के बाद 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। वहीं आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज करवा लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए बस चालक को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। हमारे बड़े भाई को 6:30 बजे आदर्श गुप्ता ने आया, मुझसे बताया कि एक्सीडेंट हो गया। मैं भैया किसका हो गया? कहा तुम्हारे भाई का। उसी के मोटरसाइकिल से हम लोग तो दोनों बांधा गए, पापा बांधा गए। वहाँ से देखा हमारा भाई निकला, इन्हें वहाँ वहाँ तो दोनों भाई एम्बुलेंस से शासन ने भेजा, एम्बुलेंस से शासन ने भेजा और जो डेड बॉडी भी एम्बुलेंस से पकड़े गए। सरकार जो मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ घोषणाएं होती हैं या आपके जिलाधिकारी महोदय से कुछ घोषणा होती है, इस बेस में पर्पज में हम और हमारे सब परिवार वाले मांग कर रहे हैं। और जब तक का ये कार्य नहीं होता तब तक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अपने दरवाजे में लाश को रखे रहेंगे। बांदा से एक टेम्पो में हमारे गांव के 7-8 लोग आ रहे थे। इधर से चिल्ला की तरफ से एक रोडवेज बस की जा रही थी। बांदा की तरफ से आ रही टेम्पो को टक्कर मार दी दूसरी तरफ जाके। उस पर 6 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। एक छोटी बच्ची जानवी जो 3 साल की थी वो कानपुर जाते हुए रास्ते में ख़त्म हो गई और 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक कानपुर रेफर है महिला और एक वहीं बांदा के अस्पताल में ही भर्ती। प्रशासन इनका अंतिम संस्कार कराना चाहता था कि अंतिम संस्कार हो जाए, जिससे उनकी छुट्टी मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हमने मांग रखी कि इनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिससे इन गरीब परिवारों के परिवार का बसर हो सके, इनके बच्चे पल सके, बढ़ सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। तो प्रशासन 5-5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप में भीषण टक्कर मार दी थी, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें कि हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है। लखीमपुर सीतापुर राज्य मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिलता रहता है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक पिकअप में भीषण टक्कर मार दी थी और इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पिकअप में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या कुछ है पूरा मामला, ताजा अपडेट दीजिए। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ओवरलोड और धक्का मार वाहनों का चलते आए दिन सड़क दर्दनाक हादसे देखे जाते हैं। अगर कल की हादसों की बात की जाए तो खीरी थाना क्षेत्र में 2 बड़े सड़क हादसे हुए, जिनमें एक लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर तेज रफ्तार ने एक पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बहरहाल ये लगातार एक के बाद एक लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। इनकी वजह सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडिंग और दंगाबाज वाहनों की वजह से हो रहे हैं। जी, इस मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है?
पुलिस ने कार्रवाई उन लोगों को CST पहुंचा दिया है और कार्रवाई जो वहां का जो प्रताड़नी अमला है उसको कार्रवाई ये करना चाहिए, जो डग्गामार वाहन है इन पे नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि रोजाना जो घटनाएं हो रही हैं, लोग जो रोजाना जो मर रहे हैं, इससे जो है बचाया जा सके। जी, घायलों की क्या स्थिति है अभी? घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर पुलिस लगातार शक्ति से काम कर रही है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं कोरोना को लेकर एसपी देहात त्रिभुवन सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जौनपुर जिले के एसपी देहात हमारे साथ बात करने के लिए है। किस तरीके से कोरोना में जौनपुर पुलिस एक बेहतर कार्य कर रही है, इसी को लेकर आज हम बात करते हैं। क्या तैयारियां हैं, कैसे देखते हैं इस कोरोना काल को दोबारा जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, जौनपुर पुलिस किस तरीके की तैयारी की हम बात करते हैं सर, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, कोरोना का संक्रमण जब प्रारंभ हुआ था उस समय भी पुलिस ने और डॉक्टर्स की टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी प्रशंसा हर स्तर पर हुई थी। और क्योंकि बहुत कुछ कंट्रोल हो गया था, लेकिन पुनः कुछ केस बढ़ने लगे हैं, तो पूरी तैयारी है। इसमें जो मास्क का प्रयोग है, 2 गज की दूरी है, तो उसका पालन कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और जो लोग नहीं सुधर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। काफ़ी मात्रा में जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तो पुलिस हर स्तर पर सतर्क है और सभी को जागरूक कर रही है और जागरूकता से ही इसको हराया जा सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये भी अनुरोध है कि आप लोग भी लोगों को जागरूक करें। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे एसपी देहात त्रिभुवन सिंह का साफ कहना है कि जौनपुर पुलिस हर तरीके से कोरोना काल में निपटने के लिए तैयार है। भले ही कोरोना काल एक बार दोबारा से, लेकिन जिस तरीके से जौनपुर पुलिस कार्य करे तो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण रोकने का प्रयास कर रही है जौनपुर पुलिस। जौनपुर से राहुल यादव, लोकमंच। वहीं बुलंदशहर से एक लूट का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि शाम के वक्त अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी पर हमला बोल दिया, साथ ही तमंचे के बल पर सोने और चांदी से भरा थैला लूटकर वहां से फरार हो गए। वहीं सर्राफा व्यापारी को तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया गया है। सर्राफा व्यापारी से हुई लूट के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर में लूट का मामला सामने आ रहा है, जहां पर बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक सर्राफा व्यापारी से लूट की है। कई तरह के आभूषणों को यहां से लेकर फरार हो गए हैं। साथ ही तमंचे की बट से हमला कर सर्राफा व्यापारी को उसको घायल भी कर दिया गया है। मैं दुकान का थैला लेके आ रहा जी, दुकान से घर को आया हूँ। घर के आगे 2 बदमाशों ने मेरे ऊपर कट्टा तान दिया जी, और कट्टा तान के उन्होंने थैला छीनने की कोशिश करी है। मैंने थैला दिया नहीं है जी। उन्होंने फिर गोली चलाने की कोशिश करी है, गोली नहीं चली है मेरे ऊपर जी। कार्टेज उनका वहीं गिर गया है। फिर उन्होंने छीना झपटी करी है, मेरे सिर में जो उनके पास कट्टा वगैरह जो भी कुछ था वो मारी है। उसकी चोट से जब मैं घायल होकर सड़क पर गिर गया हूँ, जब वो मेरे से जो है थैला छीन के ले गए। थैले में चांदी और सोने के जेवरात। ये लोग 3 थे, एक मोटरसाइकिल लेकर गली के दूसरे नुक्कड़ पर खड़ा था। और ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, लूट का मामला सामने आ रहा है, पूरी जानकारी दीजिए। जी आफिन, मैं आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर का है जहाँ ये घटना हुई है और सर्राफ के साथ ये लूट हुई है। और बात की जाए तो सर्राफ का जो है 600 ग्राम सोना, 7 किलो चांदी बदमाश तमंचे के बल पर लूट कर ले गए। जब सर्राफ ने उसका विरोध किया तो तमंचे की बट से उसे घायल कर दिया। जैसे ये सूचना आला अधिकारियों को मिलती है तो जिले में हड़कंप मच जाता है। पुलिस अपनी पेट्रोलिंग पार्टी चारों तरफ घुमानी शुरू करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही भी उजागर कर रही है। आज एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने शिकारपुर इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। जी, पुलिस ने इस मामले को लेकर अभी क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या पुलिस को बदमाशों के बारे में कोई सुराग मिला? पुलिस का कहना है कि जल्दी इस लूट का खुलासा कर दिया जाएगा, उन्हें कुछ सुराग मिले हैं, ये एसएसपी बुलंदशहर का कहना है। सर्राफा व्यापारी की तरफ से क्या कुछ तहरीर दी गई है?
सदाफा व्यापारी की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें 600 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी की तरफ तहरीर में दिए गए हैं। और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि बदमाशों की जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस का कहना है। क्या पीड़ित की तरफ से किसी पर शक जाहिर किया गया है? पीड़ित की तरफ से कोई शक जाहिर नहीं किया है। चूंकि अंधेरे का शाम का समय था और अंधेरा था, तो पीड़ित तो कहना है कि वो शक्ल की सही तरह से नहीं देख पाया है। और उसका ये कहना है कि 3 या 4 लोग थे जो इस लूट को अंजाम देने में शामिल थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर डीएनडी बॉर्डर पर लगातार भीषण जाम देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर भीषण जाम लगा हुआ है। लोगों को दिल्ली जाने में यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैरिकेडिंग लगाकर लगातार पुलिस प्रशासन दिल्ली में चेकिंग यहां पर की जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर भीषण जाम लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन बॉर्डर पर मुस्तैद है। लगातार यहां पर चेकिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बॉर्डर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और एक एक करके वाहनों की यहां पर चेकिंग की जा रही है। और साथ ही लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही हैं। लोगों को आने जाने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कानपुर नगर के एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल ने कोरोना और कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता से अपील की है कि वो घर से बाहर निकलें तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर निकलें। वहीं कोरोना को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु ने एसपी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। कानपुर नगर से मैं हिमांशु वर्मा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कानपुर नगर के एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि कानपुर नगर में कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सर के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है और किस तरह बचाव और राहत कार्य के लिए जनता को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। सर, क्या जनता के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि बचाव किस तरह किया जाए? देखिए, जो ये कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार गाइडलाइंस आती रहती हैं और भारत सरकार के द्वारा लगातार गाइडलाइंस आती हैं। उन गाइडलाइंस को हम लोग पालन कराने के लिए जनता के बीच में जाते हैं। उनके लिए हम लोगों ने बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी बनाए हैं और मोहल्लों में जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उनके माध्यम से भी अपनी बात रखते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के अलावा हम लोग मीडिया के लोगों का, प्रिंट मीडिया के लोगों का भी अपने से सहयोग प्राप्त करते हैं और उनके माध्यम से जो जागरूकता अभियान है वो हमारे जारी है। सर, पुलिस के लिए मतलब पुलिस विभाग के लिए कोरोना जैसे वैश्विक बचने के लिए बहुत ही मतलब चुनौतीपूर्ण रहा समय, क्योंकि सड़क पे भी उनको काम करना था। जनता की जो भी समस्याएं थी, जैसे कई फोन आते थे हमारे यहाँ दूध नहीं है, चावल नहीं है, पुलिस ने उस समस्या को मतलब कैसे निपटाया, कैसे मतलब पूरा किया जरूरतों की जनता को लॉकडाउन के समय? देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कानपुर नगर के जनपद के लिए एक SOP तैयार की थी कि हमें अपने ऑफिसेज में या थानों में किस तरीके से जनता के लोगों की समस्याओं को सॉर्ट आउट करना है। साथ ही साथ जो लोग हमारे कोर्ट में या कचहरी में जाते थे उनको किस तरीके से अपने आप को कोरोना से बचाना है। साथ ही साथ यदि कोई क्राइम की सूचना आती थी या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए हमें जाना है या हॉटस्पॉट एरिया में जो हमारे पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, इन सब लोगों के लिए हम लोगों ने एक बृहद तौर पे SOP तैयार की थी। उस SOP के आधार पे हम लोग जो है स्वयं का और अपने कर्मचारियों का बचाव करने का लगातार प्रयास करते रहे। सर, जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस द्वारा चालान तो किया जाता है आवेदन, उसके बाद में क्या उन्हें पुलिस द्वारा मास्क भी वितरण किया जाता है? देखिए, इसमें हम लोगों ने 2 प्रकार की श्रेणियाँ बना रखी हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो मास्क पहनने के लिए या मास्क खरीदने के लिए उनका आर्थिक स्तर सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग चौराहों पर खड़े होकर मास्क का वितरण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मास्क को खरीदने में सक्षम है, जानबूझकर इसकी कोताही कर रहा है, ऐसे लोगों का हम लोग चालान करते हैं।
सर आप हमारे दर्शकों को, लोकमंच के दर्शकों को आप अपने माध्यम से क्या सलाह देना चाहते हैं, किस तरह सावधानी बरती जाए और क्या क्या मतलब उनके द्वारा क्या किया जिससे बचाव, महामारी से बचाव किया जा सके? देखिए, अनलॉक होने के उपरांत पुलिस की जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले लॉकडाउन पीरियड में जो क्राइम हो रहे थे वो भी ना के बराबर हो गए थे, लेकिन अनलॉक होने के बाद से क्राइम की घटनाएं भी बीच बीच में होती रहती हैं। एक तो हमें क्राइम के फ्रंट पे भी जूझना पड़ता है, इसके अलावा विभिन्न समुदायों के त्यौहार जिस तरीके से आते रहे हैं उनको हमें मीट आउट करना पड़ता है, क्योंकि सारे बाजार खुल गए हैं। बाजारों में भी लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है और छोटी छोटी गलियाँ जहाँ पर, क्योंकि कानपुर नगर पुराना मार्केट भी है, तो जो होलसेल व्यापारी हैं वो सड़कों के अलावा गलियों में भी उनकी दुकानें हैं। जहाँ गलियों में जगह कम है, दुकानें ज़्यादा हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में हमें दिक्कत आती है। वहाँ पर हमने व्यापार मंडल के माध्यम से लगातार इस बात को हम लोग व्यापारियों तक पहुँचाते रहे हैं कि न केवल जो दुकानदार हैं वो और उनके कर्मचारी मास्क पहने, अपनी दुकान पर सैनिटाइजर रखें, साथ ही साथ वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही सामान बेचें और जो लोग इनका उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ हम लोग व्यापार मंडल का सहयोग प्राप्त करते हुए कार्रवाई भी करते हैं। साथ ही साथ जनता के हमारी अपील यह है कि जब तक वैक्सीन का इंतजार आप ना करें और बिना वैक्सीन के भी जो प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को आप फॉलो करें। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जो सैनिटाइजर या साबुन का प्रयोग है वो भी आप निरंतर करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपसे आपका पूरा परिवार जुड़ा है, समाज जुड़ा है, आप हमारे राष्ट्र का धन हैं, इसलिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान रहता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से समाज और राष्ट्र के हित में भी लगा सकेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आपने सुना, मेरे साथ इस वक्त मतलब मौजूद थे कानपुर नगर के एसपी पूर्वी राजकुमार, जिन्होंने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही अपने मस्तिष्क का यूज कर सकेंगे, विद्वान बन सकेंगे। तो इसीलिए बचाव के लिए सावधानी। वहीं जय मोहनी रेंज के चोर मरवा में आरक्षित जंगल पर प्रदीपानंद महाराज जी का पक्का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन जय मोहनी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नदीम खान के जरिए जरा सा भी रोक नहीं यहां पर लगाई जा रही है। वहीं क्षेत्र के गरीब आदिवासी वनवासी दलितों के झोपड़ी को गिराने के लिए जोर शोर से अभियान चलाकर गिराया जा रहा है, लेकिन पक्के मकान का निर्माण को यहां पर नहीं रोका जा रहा है। इसमें आभास किया जा रहा है कि गरीब वर्ग के लोग वन विभाग को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनकी झोपड़ियों को गिरवाया जा रहा है। वहीं शासन से भी मिले निर्देश के आधार पर काशी वन्यजीव प्रभात रामनगर के आदेश पर तो सभी जंगल की जमीनों को खाली करवाने का आदेश प्राप्त हो गया है, लेकिन ऐसा आदेश नहीं प्राप्त हुआ होगा कि सिर्फ गरीबों की ही झोपड़ियां यहां पर गिराई जाएं, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही डबठावा में बसे आदिवासी वनवासियों की दर्जनों झोपड़ियां गिराकर कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। ऐसा है, बाबा ने वहाँ कब्जा कर रखा है, काफ़ी पुराना है, हमारे समय का नहीं है। फिर भी हमने 2 बार प्रयास किया तो ऊपर से दबाव पड़ा नेताओं का, नेता हुए और भी जो सम्मानित व्यक्ति हैं उन्होंने भी दबाव दिया कि अरे पड़ा रहे तो बाबा है, बाबा है। अरे नेताओं का दबाव पड़ता और क्या है, जो आते जाते रहते हैं यहाँ पे भाजपा के नेता। कुछ नहीं, हमने अपनी वो तैयार करिए, लेटर बना करके सबको कर दिया है और डीएफओ भी अल्टीमेट कर दिया कि फोर्स उपलब्ध कराए जिससे ही खाली कराया जा सके। इस बीच बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां पर पेड़ पर अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार चढ़ गई है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। थाना क्षेत्र इकोना के कटरा वीरपुर मार्ग की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार कार पेड़ पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में भीषण हादसा हो गया था, जिसमें कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। थाना क्षेत्र इकोना के कटरा वीरपुर मार्ग की घटना बताई जा रही है।
वहीं फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बरेली नेकपुर पुल के पास बदमाशों ने अज्ञात कारणों के चलते एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद इटावा बरेली हाईवे पर युवक का शव फेंक दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। वही जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद नवागंतुक एसपी ने मौके का मुआयना किया और जांच के आदेश दे दिए। मोर्चरी भिजवाया गया। इसमें शव की शिनाख्त हो रही है और हमें कुछ लीड मिली है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही चालू होगा आपके बारे में आपको बता। और ज्यादा जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता अमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमोद, हत्या की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ मामला, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बताना चाहेंगे कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर नेकपुर पुल के पास एक युवक की हत्या कर सब फेंक दिया गया। युवक की मृतक के सीने में गोली का निशान है और मौके पर खून भी पड़ा मिला है। तो जिस तरीके से मृतक की बॉडी मिली उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक की कहीं और हत्या की गई है और यहाँ लाकर उसके सबको फेंक दिया गया है। मृतक युवक थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव महमूदपुर गढ़िया का निवासी है और उसकी बॉडी फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में मिली है। घटना की सूचना पर नवागंतुक एसपी डॉक्टर अशोक कुमार मीणा ने मौके का मुआयना किया है और जल्द ही खुलासे की बात कही है। कहा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही मौके पर एसओजी टीम सहित सर्विलांस टीम को भी भेजा गया और दोनों टीमों को लगा दिया गया है ताकि जो भी आरोपी हैं वो जल्द जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सके और उन्हें जेल भेजा जा सके। जी अमोद, मृतक के परिजनों की तरफ से कोई तहरीर सामने आई, उनका क्या कुछ कहना है? हाँ, मृतकों की तरफ जो तहरीर दी गई उसमें रंजिशन हत्या का आरोप लगाया गया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही मुकदमे के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द खुलासे का भरोसा दिया है। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई हो तो क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है कि कोई सुराग इस मामले को लेकर मिला हो? पुलिस अधीक्षक से जो बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि सर्विलांस टीम को लगाया गया है। रंजिशन हत्या की बात सामने आई है। कुछ इनपुट मिले हैं जिनके आधार पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जल्द ही आरोपी हमारे गिरफ्त होंगे और मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं पुलिस को घटना से संबंधित कुछ साक्ष्य और सबूत हाथ लगे हैं जिन्हें अभी गुप्त रखा गया है कि जिससे कि आरोपियों को इनकी भनक ना लगे और वह मौके से भाग न जाए। तो इसलिए पुलिस ने अभी जो साक्ष्य मिले हैं उनको छुपा के रखा है, लेकिन हाँ इतना इनपुट दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमोद तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस ने गौ तस्करी की सूचना पर कंटेनर को दबोचा है। मौके से चालक और परिचालक कंटेनर छोड़कर वाहन से फरार हो गया है। डायल 112 को गौ तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जिनहट थाने को पशु से भरा हुआ कंटेनर सौंप दिया गया है। पुलिस अब पशु तस्करी करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करेगी। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर गौ तस्करी को लेकर यहां पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि 112 को मामले को लेकर सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और साथ ही पशुओं से भरे हुए कंटेनर को यहां पर बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि अब पुलिस इस मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी और साथ ही संबंधित मामले को लेकर कार्रवाई यहां पर पुलिस की तरफ से की जाएगी। वहीं हरदोई में फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामला थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम लालपुर खाले का है, जहां पर वीरेंद्र नाम के व्यक्ति ने मामूली सी बात पर गुस्से में आकर फावड़े से अपने दादा की हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
फिलहाल यूपी की ताज़ा खबर में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।